नमस्ते, गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत, अभिनंदन। मैं इतिहास जिज्ञासु आज मैं बीए प्रथम वर्ष के सेकेंड सेमेस्टर के उस शासक को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं जिनके शरण कमलों से आसपास के राजाओं सामंतों की सेना नतमस्तक हुआ करती थी। वो कौन शासक थे? हर्षवर्धन। आज हम राजा हर्षवर्धन के विजय अभियान के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, एक एक बिंदु पर करेंगे। इसके लिए आपको हमारे साथ अंतिम समय तक बना रहना पड़ेगा और हर बात को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं एक ऐसा मोटिवेशन कोड भी लाया हूं जो कि न कि आपको ऊर्जावान बनाएगा, लेकिन आपके चेहरे पर एक बार मुस्कान जरूर लाएगा। आपके चेहरे पर एक बार मुस्कान जरूर लाएगा। सुनिएगा कि सब कुछ किस्मत में नहीं है। सब कुछ किस्मत में नहीं है। कुछ करने के लिए काबिल भी बनना पड़ेगा। अरे कुछ करने के लिए काबिल भी बनना पड़ेगा। कुछ और भी बातें हैं। मोहब्बत करनी है तो किताबों से कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मोहब्बत करनी है तो किताबों से कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर बेवफा निकली तो आपको कुछ बनाकर निकलेगी। अरे बेवफा निकली तो आपको कुछ बना के निकलेगी। अगर मेरा मोटिवेशन कोड आपको पसंद आया है तो मेरे केपी कॉलेज के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आपका बिना समय गवाए मैं सीधा आपको हर्षवर्धन की ओर ले जाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर्षवर्धन की विजय अभियान। कई बार ये प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा भी गया है और यहाँ से कई बार कंपटीशन एग्जाम में, जैसे एग्जाम आरपीएससी द्वारा आयोजित एग्जाम होते हैं, उसके अंदर भी पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर नोट कीजिएगा। चलिएगा, हर्षवर्धन का विजय अभियान। हर्षवर्धन का विजय अभियान के बारे में। हर्षवर्धन का विजय। राजा हर्षवर्धन ने शासक बनने के बाद में किन-किन राज्यों के ऊपर आक्रमण किया, कौन से राज्यों के ऊपर उनका अधिकार हुआ, कौन से राज्य से, कौन से राजाओं से उनको पराजय का सामना करना। राजा हर्षवर्धन कौन थे? इस हर्षवर्धन के बारे में जानकारी के स्रोत कौन से हैं? जानकारी के स्रोत कौन से हैं? जानकारी के स्रोत कौन से हैं? तो अगर राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो जानकारी स्रोत में हर्षवर्धन का एक दरबारी कविता जिसका नाम था बाणभट्ट। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न परीक्षा में 2 नंबर में आएगा बाणभट्ट। और इसी बाणभट्ट ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हर्षचरित। कौन सी पुस्तक है? हर्षचरित। और एक और व्यक्ति है जिनका नाम है हर्षवर्धन। चीनी यात्री है हर्षवर्धन, हेनसांग। इस हेनसांग ने भी अपनी एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था सीयूकी। क्या नाम था? सीयूकी। बाणभट्ट की हर्षचरित और हेनसांग की सीयूकी नामक पुस्तक से हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार, उसका विजय अभियान, उसकी सांस्कृतिक उपलब्धि, उसकी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त। और भी अगर स्रोत की बात करें तो उस समय का एक अभिलेख है। उस समय का अगर हम एक अभिलेख की बात करें, उस समय का एक अभिलेख भी हमें प्राप्त हुआ। तो बात करें 631 का एक अभिलेख है, 631 ईस्वी हर्षवर्धन के समय में। उस अभिलेख का नाम है मधुबन अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? मधुबन अभिलेख। इस मधुबन अभिलेख से भी
हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और यह अभिलेख है 631 ईस्वी। एक और अभिलेख प्राप्त हुआ, वो अभिलेख है 628 ईस्वी और उस अभिलेख का नाम है बाशखेड़ा अभिलेख। बाशखेड़ा अभिलेख से भी हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बाशखेड़ा अभिलेख कौन सी तिथि का है? तो आप लिखेंगे 628। मधुबन अभिलेख है वो कौन सी तिथि का है? तो आप सीधा लिखेंगे 631। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि मधुबन अभिलेख कहां पर है, तो आप सीधा लिखेंगे लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ के अंदर मधुबन अभिलेख है। अगर बात आए बांसखेड़ा अभिलेख की, तो आप लिखेंगे बांसखेड़ा अभिलेख में। ये बांसखेड़ा अभिलेख कहां पर है? तो आप सीधा लिखेंगे उत्तर प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर बांसखेड़ा अभिलेख है, जिससे हम हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए हर्षवर्धन कौन थे उसके परिचय के बारे में अपन पहले परिचय पढ़ लेते हैं, फिर एक एक राज्य के ऊपर आक्रमण और विजय अभियान के बारे में विजय अभियान में देखेंगे। उसका जो शासक बनने से पहले जो उसने जो अटैक किया था वो किया था सत्सांग के ऊपर। गौड़ का शासक था सत्सांग, तो उसने क्यों किया? पहला आक्रमण सत्सांग के ऊपर ही क्यों किया, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। वल्लभी कौन सा राज्य था, इससे उसकी क्या दुश्मनी थी? कन्नौज पर अधिकार उसने क्यों किया? ऐसा क्या कारण रहा होगा जिसके कारण उसको कन्नौज के ऊपर अधिकार करना पड़ा? तो कामरूप के ऊपर अधिकार क्यों किया? इस पर एक एक के बारे में बात करेंगे। चलिएगा परिचय के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ आपको हर्षवर्धन का परिचय के लिए आपको परिचय करवाएंगे कि हर्षवर्धन कौन था। इसका परिचय हर्षवर्धन हर्षवर्धन है ये वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। कौन से वंश का? ये वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। और वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? कई बार ये प्रश्न परीक्षा में आया है कि वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे। 2 नंबर में प्रश्न आता है, तो आप लिखेंगे पुष्यभूति। कौन थे? पुष्यभूति हैं वो हर्षवर्धन वंश के संस्थापक थे। भारत के अंदर गुप्त साम्राज्य का पतन होने के बाद कई राज्य हैं, कई छोटे छोटे राज्य हैं स्वतंत्र हो गए। राजनीतिक एकता भारत में इंडिया में समाप्त हुई। तब उस समय एक ऐसा राजा उभर कर सामने आता है जिसका नाम है हर्षवर्धन। इसने भारत को पुनः राजनीतिक एकता में पिरोया और पुनः राजनीतिक एकता स्थापित की। उस समय उसने संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना शासन स्थापित किया था राजा हर्षवर्धन ने। ये यानी ये वर्धन वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे, ये याद रखिएगा। इस वर्धन वंश को एक अन्य नाम पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिए, पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। और पुष्यभूति वंश नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये पुष्यभूति ने ही वर्धन वंश की स्थापना की थी। चलिए अपन एक अगले बिंदु की बात करें। अपन इसमें परिचय में अगर हम बात करें तो राजा हर्षवर्धन का टाइम पीरियड कितना रहता है? चलिए आप अपने कॉपी में जरूर लिखते रहिए टाइम पीरियड। समय, राजा हर्षवर्धन का जो समय है इसको कार्यकाल भी बोलते हैं। उनका समय 606 ईस्वी से लगाकर 646 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो हर्षवर्धन का है। राजा हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। पिता की बात करें तो उसके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। इसके पिताजी का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन था। बात करें उनकी मम्मी जी की, माता जी का क्या नाम था? माता जी का नाम इतिहास में प्राप्त होता है यशोमती। क्या? कौन सी मती? यशोमती उनकी मम्मी जी का नाम था। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, एक का नाम था हर्षवर्धन और एक का नाम था राज्यवर्धन। और उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था राजश्री। और राजश्री की शादी कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा के साथ में होती है। लेकिन थोड़े ही समय के बाद राजश्री को छोड़कर ग्रहवर्मा चले जाते हैं भगवान के पास में। चलिएगा ये प्रभाकर वर्धन
कि दो बेटे थे राज्यवर्धन हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है तो राज्यवर्धन शासक बनता है, लेकिन राज्यवर्धन हूणों से लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है और मौत हो जाने के बाद में 606 ईस्वी में हर्षवर्धन बनता है शासक। क्या बनता है? शासक। भाई की बात करें राजा हर्षवर्धन के भाई कौन थे, भाई का अगर नाम है तो आप लिखेंगे राज्यवर्धन। राज्यवर्धन उनके भाई का नाम था। उसकी बहन के नाम की अगर बात करें तो उसकी बहन का नाम था राजश्री था, राज्यश्री, ये उनकी बहन का नाम था। हर्षवर्धन का राज्यारोहण कब हुआ, राज सिंहासन पर कब बैठे, राजगद्दी कब प्राप्त की, राज्यारोहण की बात करें, राज्यारोहण हर्षवर्धन का राज्यारोहण कब हुआ था, तो वो उनका राज्यारोहण 606 ईस्वी में अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाने के बाद उनका 606 ईस्वी में राज्य यानी राज सिंहासन पर बैठे राज्यारोहण। इस खुशी के उपलक्ष्य में राजा हर्षवर्धन ने एक संवत चलाया था, हर्ष संवत। प्रश्न परीक्षा में आता है कि हर्ष संवत किसने चलाया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप लिखेंगे हर्षवर्धन के द्वारा हर्ष संवत चलाया गया था 606 ईस्वी में शासक बनने के बाद की जाती है। दूसरी अगर हम बात करें तो उस समय जो हर्षवर्धन की जो राजधानी कौन सी थी, राजधानी की अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेश्वर, जो उसको पिता से प्राप्त हुई थी, अपने पप्पा जी से प्राप्त हुई थी, वो थी थानेश्वर। थानेश्वर है वो राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी, ये ध्यान रखियो आप। और उसकी दूसरी राजधानी थोड़े समय के बाद में राजा हर्षवर्धन अपनी राजधानी को स्थानांतरित करता है। ये प्रश्न कई बार आया है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर के स्थान कहाँ स्थानांतरित की थी, तो आप लिखेंगे कन्नौज। कहाँ पर? कन्नौज में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। एक हर्षवर्धन दो जगह से शासन संचालित करता था, एक थानेश्वर, दूसरा कन्नौज से। हर्षवर्धन देखो जन्म के बारे में कई मतभेद हैं, फिर भी अगर हम बात करें कुछ जेएनयू द्वारा आयोजित बुक के अनुसार, अगर हम बात करें किताब के अनुसार बात करें तो राजा हर्षवर्धन का जो जन्म है वो 590 ईस्वी का बताया जाता है। 590 ईस्वी में उनका जन्म था। और जन्म के अगर स्थान की बात करें राजा हर्षवर्धन के जन्म यानी स्थान की बात करें तो स्थान है थानेश्वर। थानेश्वर हरियाणा में उनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? हरियाणा के अंदर उनका जन्म हुआ था हर्षवर्धन का। ये ध्यान रखना है आपको, हमने ये अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। राजधानी कौन सी थी, एक तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, हर्ष संवत किसने चलाया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा के अंदर रहता है। एक उनकी बहन का क्या नाम था, ये भी प्रश्न परीक्षा के अंदर कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। राजा हर्षवर्धन जब छोटे थे तो एक ज्योतिष कह सकते हैं जिसका नाम था तारक नामक एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी। ये ज्योतिष कौन सा? तारक नामक एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि ये व्यक्ति आने वाले समय में चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, सबसे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। ये भविष्यवाणी किसने की थी? तारक नामक एक ज्योतिष के द्वारा भविष्यवाणी की गई कि ये आने वाले समय में बहुत बड़ा शासक, बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। उसकी भविष्यवाणी भी सिद्ध हुई और उसने कई राज्यों पर अपना आधिपत्य भी स्थापित किया था। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये शासक बना था मात्र 16 वर्ष की आयु में, छोटी उम्र में भी कुर्सी को संभालना पड़ा था। 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में वो शासक बना था राजा हर्षवर्धन। एक प्रश्न 2 नंबर में कई बार पूछा जाता है कि राजा हर्षवर्धन है कि उपाधि कौन सी है, 2 उपाधियों का नाम लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, उनकी कौन कौन सी उपाधियां उन्होंने? तो अगर मैं यहाँ पर उपाधियों की अगर हम बात करें, यहाँ से मिटा देता हूँ, आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। चलिएगा, उपाधियों की अगर हम बात करें, हर्षवर्धन की उपाधि कौन कौन सी उपाधियां थी? तो अगर उनकी उपाधियों में अगर उपाधियां आती हैं तो वो है उत्तरा, सकलो उत्तरापथ,
सकलो उत्तरापद, इस उपाधि से उनको नवाजा गया क्योंकि उसने संपूर्ण उत्तरी भारत के ऊपर शासन करने के कारण उसको शकलो उत्तरापद की उपाधि से नवाजा गया। उनकी अन्य उपाधि की बात करें तो उनकी अन्य उपाधि थी माहेश्वर। माहेश्वर की उपाधि से भी उनको नवाजा गया। एक अगर उनकी सार्वभौम की उपाधि से भी उनको नवाजा गया था, उसको हर्षवर्धन। एक उनकी उपाधि थी महाराजाधिराज की उपाधि से भी नवाजा गया था। यह प्रश्न आरपीएस, ये प्रश्न है जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सकलो उत्तरापद की उपाधि किस शासक की थी? हर्षवर्धन की। माहेश्वर की उपाधि किसकी थी? हर्षवर्धन की। सार्वभौम की उपाधि किसकी थी? हर्षवर्धन की। और महाराजाधिराज की उपाधि किसकी थी? तो हर्षवर्धन की थी। ये उनकी बहुत सारी उपाधियां थी। एक प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि हर्षवर्धन एक अच्छा साहित्यकार था, अच्छा कला प्रेमी था, और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बताइए। हर्षवर्धन की प्रमुख रचनाएं कौन सी थी? मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये प्रश्न परीक्षा में आने की पूरी संभावना रहती है, तो अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी परिचय में लिखिएगा। 2 नंबर में एक भी प्रश्न आपका, प्रमुख रचनाएं कौन सी थी हर्षवर्धन की? प्रमुख रचनाएं, तो प्रमुख रचनाओं में अगर किसी का नाम आता है, लेकिन नागानंद उनकी प्रियदर्शिका नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये उनकी प्रमुख रचनाएं थी। ये 2 नंबर का प्रश्न 100% आएगा, गारंटी है, विश्वास कीजिएगा इसके ऊपर। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली उनकी प्रमुख रचनाएं थी। इसकी हर्षवर्धन की। चलिएगा उनके धर्म की बात करें तो ये कौन से धर्म को अपनाते थे? तो ये हर्षवर्धन है। सबसे पहले ये हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। हिंदू धर्म व बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। प्रारंभ में वो शैव धर्म को मानने वाले थे। शिव जी के प्रति उनकी बहुत गहरी श्रद्धा थी, तो शैव धर्म को मानने वाले थे। बाद में वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था उसने। तो चलिएगा अब हम उसकी विजय अभियान के बारे में बात करते हैं, राजा हर्षवर्धन की विजय का। 606 ईस्वी के बाद, आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, 606 ईस्वी में कन्नौज एवं थानेश्वर का शासक बनने के बाद राजा हर्षवर्धन ने विजय अभियान चलाया और उसने संपूर्ण उत्तरी भारत के कई राज्यों के ऊपर अपना शासन स्थापित किया। उस समय उत्तरी भारत के महान शासकों में राजा हर्षवर्धन का नाम आने लगा। राजा हर्षवर्धन ने कई राज्यों के ऊपर आक्रमण किया। लिखिएगा, सचांग, गौड़ के शासक शशांक के ऊपर विजय, वल्लभी के ऊपर विजय, कामरूप के शासक भास्कर वर्मा के ऊपर विजय, पुलकेशिन द्वितीय के ऊपर विजय, साम्राज्य विस्तार, कन्नौज के ऊपर विजय। उन्होंने कई राज्यों के ऊपर विजय अभियान चलाया और कैसे इन राज्यों के राजाओं को अपने अधीन किया, किस तरीके से उनके राज्यों को अपने अधीन किया, आइए एक एक पे बात करते हैं। शशांक पर विजय की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? शशांक। देखो, सभी लोगों का, सभी इतिहासकारों का अलग अलग मतभेद है। कई इतिहासकार कहते हैं कि शशांक ने हर्षवर्धन की अधीनता स्वीकार की थी। कई इतिहासकार कहते हैं कि शशांक की मृत्यु हो जाने के बाद हर्षवर्धन ने शशांक के सारे राज्यों को अपने अधीन किया था। कई इतिहासकार कहते हैं कि शशांक और हर्षवर्धन के बाद में साथ में मित्रतापूर्ण व्यवहार हुआ। तो आइए इसके बारे में, एक ग्रंथ है जिसका नाम है हर्षचरित। ये क्या कहता है? हर्षचरित नामक एक ग्रंथ कहता है कि हर्ष ने गौड़ के शासक शशांक के ऊपर
हर्ष ने गौड़ के शासक शशांक के ऊपर आक्रमण किया। आक्रमण करने के लिए गौड़ के शासक शशांक है, इसके ऊपर हर्ष ने आक्रमण करने के लिए अपने भाई भांडी को भेजा। इसको भेजा भांडी एक विशाल सेना लेकर गौड़ के शासक शशांक के ऊपर आक्रमण किया। इन विशाल सेना को देखकर ये शशांक है वो कन्नौज को छोड़कर चला गया। अब आप कहेंगे ये तो गौड़ का शासक है, आप कन्नौज का भी कहते हैं, क्योंकि उस समय शशांक का कन्नौज के ऊपर अधिकार था, तो वो कन्नौज छोड़कर चला गया। ये तो हर्षचरित्र के अनुसार जानकारी मिली, कन्नौज छोड़कर चला गया। इतनी बड़ी विशाल सेना लेकर। एक अभिलेख एक ऐसा प्राप्त हुआ है, ये क्या कहता है शशांक ने क्या गजाम अभिलेख से ये जानकारी प्राप्त होती है कि गौड़ का शासक शशांक था। ये 619 ईस्वी में गौड़ पर शासन करता था। कौन? शशांक। तो हर्षवर्धन ने शशांक के ऊपर आक्रमण देखो, शशांक के ऊपर आक्रमण किया और उसको अपने अधीन किया। गजाम अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि हर्षवर्धन ने शशांक के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन हर्षवर्धन को शशांक के ऊपर सफलता नहीं मिली। गजाम अभिलेख कहता है कि 619 ईस्वी से लगाकर 637 ईस्वी के मध्य गौड़ के शासक शशांक की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु हो जाने के बाद राजा हर्षवर्धन ने शशांक के संपूर्ण राज्य के ऊपर अधिकार कर लिया, और उसका अधिकार राजा हर्षवर्धन को शशांक की मृत्यु हो जाने के बाद। ये कौन सा अभिलेख कहता है? गजाम अभिलेख। हर्षचरित्र क्या कहता है? हर्षचरित्र देखो, हर्षचरित्र क्या कहता है, तो ये हर्षचरित्र का चरित्र वाला ये अलग है, ठीक है। गौड़ शासक शशांक और हर्षचरित्र ये कहता है। एक इतिहासकार है जिनका नाम है मजूमदार, ये भी पीछे नहीं रहे, मजूमदार। और मजूमदार नामक इतिहासकार का कहना है कि शशांक ने राजा हर्षवर्धन के सामने अधीनता स्वीकार की थी। राजा हर्षवर्धन के सामने नतमस्तक हुए थे, उनके सामने आत्मसमर्पण किया था। ये मजूमदार इतिहासकार कहते हैं कि शशांक ने हर्षवर्धन के सामने आत्मसमर्पण किया था। आपको समझ में आया? हर्ष से ये जानकारी प्राप्त होती है कि हर्ष ने अपने भाई भांडी को गौड़ के शासक शशांक के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा, जिसमें शशांक घबराकर कन्नौज छोड़कर चला गया। गजाम अभिलेख से ये जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय गौड़ का शासक शशांक हुआ करता था। 619 से 637 ईस्वी के मध्य शशांक की मृत्यु हो जाने के बाद हर्षवर्धन ने उसके सारे राज्यों के ऊपर कब्जा किया था। इतिहासकार मजूमदार का कहना है कि शशांक ने हर्षवर्धन के सामने आत्मसमर्पण किया था। पहला टारगेट शशांक को इसलिए बनाया था क्योंकि उसने उनके अपने भाई राज्यवर्धन की हत्या की थी। वो उसका बदला लेना चाहता था कि बदला लेकर ही रहूंगा मैं मेरे अपमान का। तो ये आप अपनी कॉपी के अंदर ध्यान रखेंगे। हर्षचरित्र से ये जानकारी है, गजाम अभिलेख ये कहता है, और मजूमदार कहते हैं कि आत्मसमर्पण उसने किया था। देखो भाई बहुत टफ है इस बार इतिहास, आपको लिखना पड़ेगा कॉपी के अंदर, ध्यान रखिए। अगली अगर हम बात करें वो है वल्लभी पर विजय। वल्लभी पर विजय की बात करेंगे। उस समय जो वल्लभी का जो शासक था वो था ध्रुवसेन। ध्रुवसेन है वो वल्लभी का शासक था। क्या नाम था उसका? नाम था ध्रुवसेन। इसका एक अन्य नाम भी है, ध्रुव भट्ट भी कहते हैं उसको भाई, ध्रुव भट्ट भी कहा जाता है। ये ध्यान रखो, ध्रुवसेन ये ध्रुवसेन ध्रुव भट्ट हैंसा नहीं कहता बात। हैंसा कहते हैं उसमें वल्लभी का जो शासक था वो था ध्रुवसेन ध्रुव भट्ट का। ये एक संकुचित विचारधारा का व्यक्ति था। कैसा था? संकुचित
लिखिएगा कॉपी में, संकुचित विचारधारा, संकुचित विचारधारा का व्यक्ति था, क्रोधित संभाव का व्यक्ति था, क्रोधित संभाव का व्यक्ति था, क्रोधित संभाव का व्यक्ति था। ये उसके दो अवगुण थे। संकुचित यानी उसकी सोच बड़ी संकुचित थी, क्रोधित संभाव का व्यक्ति था, छोटी छोटी बातों पर उसको क्रोध आ जाता था, ऐसा व्यक्ति ये था कौन? ये वल्लभी का शासक ध्रुवसेन। उस समय हर्षवर्धन संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना शासन करना चाहता था। हर्षवर्धन ने स्पष्ट जानकारी तो प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उस साक्ष्य प्रमाण से ये बात है कि हर्षवर्धन ने 630 ईस्वी से 640 ईस्वी के मध्य उसने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन के ऊपर आक्रमण किया। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ, इधर ध्रुवसेन है और इधर हर्षवर्धन है, और ये युद्ध हुआ था 630 से लगाकर 640 ईस्वी के मध्य युद्ध हुआ। वल्लभी के शासक ध्रुवसेन अधिक समय तक हर्षवर्धन के सामने नहीं टिक सका और उसने हर्षवर्धन के सामने आत्मसमर्पण किया और उसकी अधीनता स्वीकार की थी। ये ध्यान रखना है, 630 से 640 ईस्वी के मध्य हर्षवर्धन ने ध्रुवसेन के ऊपर आक्रमण किया, दोनों के मध्य युद्ध हुआ, लेकिन ध्रुवसेन अधिक समय तक हर्षवर्धन के सामने नहीं टिक सका, उनके सामने आत्मसमर्पण किया। इसी प्रकार वल्लभी का हर्षवर्धन के ऊपर अधिकार हो गया। अंत में ध्रुवसेन और हर्षवर्धन के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध हुए, दोस्ती हुई। अंत में अगर बात करें अंतिम में, अंत में हर्षवर्धन व ध्रुवसेन के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध हुए, दोस्ती हुई, संधि हुई, उसको बोलते दोस्ती नहीं बोलते, संधि हुई, दोनों के मध्य क्या हुई? दोस्ती। हर्ष ध्रुवसेन से इतना प्रभावित हुआ कि हर्ष ने अपनी बेटी की शादी ध्रुवसेन से कर दी, जिससे बेटी की शादी ध्रुवसेन से कर दी। हर्ष ने अपनी बेटी की शादी ध्रुवसेन से क्यों की थी? अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए। हर्ष ने अपनी बेटी की शादी ध्रुवसेन से इसलिए की, वो अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए उसने अपनी बेटी की शादी ध्रुवसेन के साथ में की थी। इसी प्रकार वल्लभी के ऊपर भी उसका अधिकार हो गया और वल्लभी का शासक ध्रुवसेन था, तो उसके ऊपर आक्रमण किया। तृतीय में बात करें तो 630 से लगाकर 640 ईस्वी के मध्य अटैक किया था उसने, हर्षवर्धन ने, तो ये ध्यान रखना आपको। अगले बिंदु की अगर हम बात करें, अगला बिंदु, चलिएगा अगले बिंदु की, और हम आपको ले जाते हैं वल्लभी का शासक ध्रुवसेन, गौड़ का शासक शशांक था। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कहा है, फैक्ट नहीं है। वल्लभी के ऊपर वल्लभी का शासक ध्रुवसेन था, कैसे आत्मसमर्पण किया, किस प्रकार हर्ष ने अपनी बेटी की शादी किस शासक से की थी, ध्यान रखना है। वल्लभी के शासक ध्रुवसेन के साथ में उनकी शादी हुई थी, संपन्न हुई थी। चलिए अगला है कन्नौज पर अधिकार। अब देखो कन्नौज क्या, ये बात है 636 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 636 ईस्वी की बात है। 636 ईस्वी में कन्नौज का शासक था जिसका नाम था ग्रहवर्मा। ये ग्रहवर्मा है कन्नौज का शासक, ये हर्षवर्धन का बहन हुई, हर्षवर्धन का जमाई था, हर्षवर्धन का क्या था? बहन हुई। इस ग्रहवर्मा की मौत है वो अल्प आयु के अंतर्गत, यानी उत्तराधिकार बिन उसकी मृत्यु हो जाती है। उत्तराधिकार, इसके कोई पुत्र नहीं था, उत्तराधिकार बिन इनकी मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, तब कन्नौज का शासक खाली रहता है। तब वहां के बहुत सारे मंत्रियों ने ग्रहवर्मा की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी रानी साहिबा राजश्री से कहा, रानी का नाम था राजश्री से कहा कि तुम कन्नौज की खुशी को
तो संभालो, लेकिन राजश्री ने उसको इनकार कर दिया कि मैं इसका राज सिंहासन नहीं संभाल पाऊंगी। उन्होंने इनकार कर दिया। तो पास में एक मंत्री खड़ा था जिसका नाम था गृहवर्मा का मंत्री पौनी। क्या नाम था? पौनी ने हर्षवर्धन के पास संदेश भिजवाया और हर्षवर्धन को कहा कि तुम कन्नौज का शासन अपने हाथ में ले लो। पहले तो हर्षवर्धन ने मना किया कि मैं कन्नौज का शासन हाथ में नहीं लूंगा। तो उस समय एक बहुत विद्वान वहां खड़े थे, बहुत विद्वान थे। उनका नाम था अवलोकितेश्वर। ये बहुत विद्वान थे, अवलोकितेश्वर। उन्होंने कहा हर्षवर्धन को कि तुम कन्नौज का शासन अपने हाथ में ले लो, राजश्री नहीं संभाल पाएगी। तो उनकी बात को मानते हुए उन्होंने कन्नौज के ऊपर अधिकार, कन्नौज का शासन अपने हाथ में लेने के बाद में उन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की। कन्नौज का शासक बनने के बाद हर्षवर्धन ने सम्राट की उपाधि धारण की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है उपाधि धारण। उन्होंने कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। कन्नौज को अपनी क्या बनाया? दूसरी राजधानी बनाया। ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना है कि 636 ईस्वी में कन्नौज के शासक गृहवर्मा की उत्तराधिकार में मौत हो जाने के बाद में उसकी पत्नी राजश्री ने शासन करने से इनकार कर दिया। तो वहां के मंत्री पौनी ने राजा हर्षवर्धन से कहा कि तुम कन्नौज का शासन संभालो, लेकिन हर्षवर्धन ने शासन संभालने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इसके बाद में एक बहुत विद्वान अवलोकितेश्वर के कहने से हर्षवर्धन ने कन्नौज का शासन अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद उसने सम्राट की उपाधि धारण की और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। इतिहासकार में और अलग-अलग मतभेद है। कई एक इतिहासकार हैं, एक वो इतिहासकार कहते हैं कि कन्नौज का क्या हुआ था कि गृहवर्मा के बाद में अवंती वर्मा शासक बना था। नालंदा मोहर से ये जानकारी प्राप्त होती है। ध्यान रखना है, एक नालंदा विश्वविद्यालय आपका नाम सुना होगा, बिहार के अंदर है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा से एक मोहर प्राप्त हुई। नालंदा मोहर से ये जानकारी प्राप्त होती है कि गृहवर्मा के बाद अवंती वर्मा शासक बना था। ये नालंदा मोहर से जानकारी प्राप्त होती है। नेपाल में एक अभिलेख प्राप्त हुआ। नेपाल अभिलेख से ये जानकारी प्राप्त होती है कि गृहवर्मा के बाद मौखरी वंश के शासक भोगवर्मन ने शासन किया था। मौखरी वंश के शासक भोगवर्मन ने शासन किया था। ध्यान रखना है, अलग-अलग इतिहासकार अलग-अलग कहते हैं, तो ध्यान रखना है इस बात का। नालंदा मोहर से जानते गृहवर्मा के बाद शासक कौन बना था? अवंती वर्मा। नेपाल अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि गृहवर्मा के बाद में जो अगला शासक बना था वो मौखरी वंश का शासक भोगवर्मन बना था। चलिए अगले बिंदु की ओर बात करते हैं। अगला बिंदु है कामरूप पर विजय। कामरूप का शासक कौन था? कामरूप, उड़ीसा कामरूप का जो शासक था वो था भास्कर वर्मा। कौन था? उड़ीसा कामरूप का शासक कौन था? भास्कर वर्मा। कई इतिहासकारों में अलग-अलग मतभेद है। कई इतिहासकार कहते हैं कि जब हर्षवर्धन शशांक के ऊपर आक्रमण करने के लिए जा रहा था तो उसने भास्कर वर्मा के साथ में संधि की थी और संधि करके उसे अपने अधीन लाया था। तो ये इतिहासकारों में कामरूप के शासक भास्कर वर्मा और हर्षवर्धन के मध्य संधि हुई थी। जब हर्षवर्धन गौड़ के शासक शशांक के ऊपर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे तो भास्कर वर्मा को
बुलाया था। बहुत टॉपिक से ध्यान रखना है। दूसरी अगर बात करें तो हर्षवर्धन ने कामरूप के शासक भास्कर वर्मा के ऊपर आक्रमण किया। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर भास्कर वर्मा पराजित होता है और हर्षवर्धन के सामने करता है आत्मसमर्पण, उनकी अधीनता स्वीकार करता है। कौन? ये ध्यान रखना है, कामरूप का शासक भास्कर वर्मा। ये जानकारी हम कन्नौज ये कैसे सिद्ध करें कि उन्होंने आत्मसमर्पण किया था कि जब कन्नौज का बड़ा सम्मेलन हो रहा था तब भास्कर वर्मा हर्षवर्धन के साथ में उपस्थित थे। तो इतिहासकारों ने कहा कि इसी भास्कर वर्मा ने हर्षवर्धन की अधीनता स्वीकार की। क्या की थी? हर्षवर्धन की अधीनता। आपको ध्यान रखो, हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कामरूप के शासक भास्कर वर्मा के ऊपर आक्रमण किया, जिसमें दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ, जिसमें भास्कर वर्मा पराजित होता है और हर्षवर्धन की अधीनता स्वीकार करता है। और ये ग्रुप कन्नौज सम्मेलन में हर्ष के साथ भास्कर वर्मा भी वहां उपस्थित था। ये उसके प्रमाण का स्वरूप है। दूसरी बात करें कि जब हर्षवर्धन ससान के ऊपर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे तब हर्षवर्धन ने भास्कर वर्मा से सैनिक सहायता ली थी और उनके साथ संधि और दोस्ती की थी। अगले बिंदु की बात करें अपन, पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध। दक्षिण भारत का बहुत बड़ा शक्तिशाली शासक है। दक्षिण भारत का बहुत शक्तिशाली शासक जिसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। संपूर्ण उत्तरी भारत पर शासन स्थापित करने के कारण हर्षवर्धन को अपने ऊपर अहंकार आ गया। अपनी सफलताओं से इतना खुश हुआ कि इसके बाद उसने दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन द्वितीय के ऊपर आक्रमण किया। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। नर्मदा नदी के ज्यादातर युद्ध नदियों के किनारे लड़े जाते हैं। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन की नर्मदा नदी। इस युद्ध में दक्षिण भारत के शक्तिशाली शासक पुलकेशिन द्वितीय की विजय हुई और हर्षवर्धन को पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बाद में हर्षवर्धन इतना शर्मिंदा हुआ। एक इतिहासकार कहते हैं कि ये एक ऐसा शासक था जिनकी शरण कमलों जा पड़ते थे तो आसपास के राजा इतने घबरा जाते थे। आसपास के राजा है, सामंत है, वो उनके सामने नतमस्तक हुआ करते थे, लेकिन फिर भी उनको चालुक्य वंश के दक्षिण भारत के चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय से उनको प्राप्त होना पड़ा। ये युद्ध नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था। आपका प्रश्न आ जाए कि हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के किस राजा ने हराया था, तो आप लिखेंगे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। ये ध्यान रखना, नर्मदा नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था। ये युद्ध की प्रमाण डेट तो नहीं है, 630 ईस्वी से लगाकर 634 ईस्वी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। ध्यान रखना है कि टाइम पीरियड पूछा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं कि 630 ईस्वी से लगाकर 634 ईस्वी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। कौन सी नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था। उस समय दक्षिण भारत का शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था कि ये ऐसा शासक था जिसके शरण कमल पड़ने से आगे वाले सामंत राजा महाराजाओं की जो सेना थी वो नतमस्तक हुआ करती थी। तो आइए अगला जो हमारा बिंदु है, अगले बिंदु की अगर हम बात करें तो हमारा जो अगला बिंदु है साम्राज्य विस्तार। हर्षवर्धन का साम्राज्य इंडिया में कहां तक फैला हुआ था। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार की अगर हम बात करें तो उनका साम्राज्य कहां तक फैला हुआ। इसमें साम्राज्य को लेकर विद्वानों में बड़े मतभेद हैं। विद्वानों में क्या है? मतभेद बहुत पाए गए हैं। देखो दक्षिण भारत के इतिहास के अंदर विद्वानों में बड़े। इसमें एक डॉक्टर स्मिथ का कहना है कि उनका जो शासन है वो कहां था?
सौराष्ट्र, मालवा गुजरात सौराष्ट्र, मालवा गुजरात सौराष्ट्र की हिमालय पर्वत से लेकर, हिमालय पर्वत से लेकर नर्मदा नदी के तट तक, नर्मदा नदी के तट तक उनका शासन का ध्यान रखना। और डॉक्टर स्मिथ कहते हैं कि हर्षवर्धन का शासन मालवा गुजरात सौराष्ट्र के अतिरिक्त हिमालय पर्वत से लेकर नर्मदा नदी के तट तक उनका शासन था। और साथ में नेपाल में भी कुछ हिस्सों पर उनका शासन हुआ करता था। नेपाल के आसपास के कई राज्यों के ऊपर भी उनका शासन वो था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। देखो अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप एक बार अपनी बुक से पढ़िएगा, ये बहुत टफ है पढ़ने में, मतलब आपको लग रहा है क्योंकि आपने 12वीं क्लास के अंदर ये दक्षिण भारत का इतिहास नहीं था तो आपको समझने में थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन इसके लिए आप अपने साथ में बुक से भी तैयारी करते रहें। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे जो नोट्स हैं, हमारे इस कॉलेज के द्वारा बनाए गए नोट्स चलते हैं, तो आप हमें ज़रूर अपनी इस कमेंट के द्वारा बताइएगा कि भाई हमें ये वो वाला जो नोट्स वगैरह चाहिए, तो अपन नोट्स वगैरह भी बनाए उससे भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं हर्षवर्धन की सांस्कृतिक उपलब्धियों को लेकर। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।